बेटा इस वीडियो में हम वेरियस पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने जो जो वेरियस पैरामीटर्स पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन के बेटा, चाहे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स है, ठीक है, चाहे वो टोटल एनर्जी है या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, जिसको हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम निकालेंगे, अलग-अलग तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा? तो स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो बेटा, क्या कहता है इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट्स बोहर रेडियस इज दिस। मतलब ग्राउंड स्टेट में, मतलब जब n इज इक्वल टू 1 है, तब रेडियस ये है। द एटम इज एक्साइटेड सच दैट द रेडियस बिकम्स दिस। मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में गया, अब ये नहीं पता कौन सी स्टेट में गया, बट वो कि n2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वट हमें नहीं पता। ठीक है, बट उसकी रेडियस ये हो गई। ठीक, हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n निकालना है कि कौन सी ऑर्बिट में गया है इलेक्ट्रॉन, एंड टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट। ये करना है बेटा हमें। तो देखो, दो चीजें निकालनी है, एक तो एनर्जी निकालनी है उस एक्साइटेड स्टेट में, और एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है बेटा। तो क्या क्या गिवन है, डाटा पॉइंट्स पहले लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू 1 सबसे पहले, तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, रेडियाई जो है, रेडियस जो है वो फर्स्ट, दैट इज 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर। बट ये रेडियस कब है? जब n इज इक्वल टू क्या है? 1 है। ठीक है, इसको n1 बोल देते हैं, क्योंकि दूसरे भी वैल्यू निकालनी है हमें n2 की। तो अब दूसरा जो है रेडियस, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया तो क्या हुई? दैट इज 21.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर। n2 हमें निकालना है। ठीक है जी। और दूसरा क्या है? एक और चीज निकालनी है, दैट इज द टोटल एनर्जी। लो जी, ये दो पैरामीटर हमें निकालने हैं। तो अब हमें पता होता है कि R जो होता है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड होता है। ठीक है, अब z क्या है? 1। तो सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूं कि जो R है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n। क्लियर? मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यहां से हम देखें तो बेटा देखो, मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पता है, उसके लिए n पता है। सेकंड के लिए रेडियस पता है, बट ये नहीं पता n। ठीक है, ये फाइनल रेडियस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या है ये नहीं पता। तो अगर इसी रिलेशन को फॉलो करें तो बेटा जी क्या हो जाएगा, इसको मैं जनरलाइज्ड कर रहा हूं दोनों पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, दैट इज R2 बाई R1 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट तो दोनों में ही कट जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान देना। अब ये वैल्यूज अगर रखें, मुझे क्या निकालना है? R2 गिवन है, R1 गिवन है, N1 गिवन है, N2 निकालना है। तो आप क्या करें, यहाँ पे आप पहले रिजल्ट निकाल लें N2 के लिए। तो N2 क्या बन जाएगा? N2 स्क्वेयर इज इक्वल टू R2 इंटू N1 स्क्वेयर बाई R1। ठीक है, इसमें वैल्यूज डाल दें और सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो N2 स्क्वेयर इज इक्वल टू R2। R2 की वैल्यू रखते हैं हम 21.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस मल्टीप्लाई, फिर N1 स्क्वेयर, N1 क्या है? 1, 1 का स्क्वेयर 1 डिवाइडेड बाई R1। R1 क्या है? 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। क्लियर? अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5.3 को जब यूज करेंगे इसके साथ, तो 21.2 डिवाइडेड बाई 5.3 क्या देगा आपको? 4। मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो N2 क्या आ जाएगा आपका? 2। क्लियर है? N2 क्या आ जाएगा? दैट इज 2।
सीधा सीधा हम यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में था, वो जंप करके सेकंड ऑर्बिट में चला गया। अब अगर सेकंड ऑर्बिट में चला गया तो अब एनर्जी निकालनी है सेकंड ऑर्बिट की। तो क्या होती है, दैट इज, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है हमारे पास एनर्जी का, दैट इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के केस में जेड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको आई कैन राइट सीधा सीधा, जो एनर्जी आ जाएगी दैट इज, प्रोपोर्शनल का साइन नहीं होगा यहाँ, कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैल्यू डालो। ठीक है, इस ऑर्बिट में पूछा है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, यहां भी ऐसे लिख सकता हूं, ये n2 का स्क्वायर है, ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे भी आप थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो E2 निकाल सकते हैं। लो जी, ठीक है, मैंने सेकंड ऑर्बिट के कोरस्पोंडिंग ही एक्सप्रेशन लिख दिया। बस यहाँ z की वैल्यू क्या रखनी है, अब 1 रखनी है, n की वैल्यू 2 डालो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो फाइनल जो होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो चीजें पूछी थी उसने बेटा हमसे, एक तो ऑर्बिट पूछा था, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एक पूछा था टोटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। उस और पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ये दोनों बातें हमने निकाल दी बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल बेटा, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Compute the orbital radius. हमने क्या निकालना है, orbital radius मतलब r निकालना है, small r, and velocity of electron v in a hydrogen atom. ये दो चीजें निकालनी है बेटा। बट उसने हमें दिया क्या है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि हम हाइड्रोजन एटम में से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर सकें। देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है हमने जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power -19 जूल। तो इसकी हेल्प से हम इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हमें पता है टोटल एनर्जी जो दी है यहाँ पे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लूंगा जूल में बाय दिस रिलेशन। सोल्व करने पे क्या आया मेरे पास, जो एनर्जी है टोटल एनर्जी दैट इज -2.2 into 10 raised to power -18 जूल। ठीक है जी, नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब ये भी टोटल एनर्जी है और एक टोटल एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। देखो हमने जो पढ़ा है वो क्या है, और यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, हमने पढ़ा है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -kz इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, हमने हमने पढ़ी है टोटल एनर्जी जो है -kz E² बाई में 2r नोट r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें आप बेटा, ये Ze होता था चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब क्या यहाँ पे न्यूक्लियस है, कहीं भी न्यूक्लियस की बात नहीं की उसने, और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता था। ठीक है जी, तो न्यूक्लियस वाली इस टर्म को हमने रिप्लेस करना है बाय द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे तो ठीक है, ये चार्ज है ये ई। तो इस चीज को रिप्लेस करेंगे और फाइनल जो रिजल्ट आएगा टोटल एनर्जी के लिए, दैट इज माइनस के चार्ज ऑन प्रोटॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाई 2r। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस के ई स्क्वेयर बाई 2r। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज डालेंगे। ठीक है बेटा, ये टोटल एनर्जी है, मुझे आर निकालना है। तो इसको क्या करूंगा, मैं इस आर को उधर ले जाऊंगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज आर इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वेयर 2 इंटू टोटल एनर्जी। क्लियर है? अब सबकी वैल्यू डाल देते हैं। देखो, माइनस के हमें पता होता है, दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। सारी चीजें अभी ऐसा यूनिट में है, तो यहाँ आपको साथ में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है उसके। ई चार्ज होता है बट उसका स्क्वायर है, तो इसलिए 2 बार लिख दो या स्क्वायर कर दो। उसके बाद 2 इंटू टोटल एनर्जी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, माइनस 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18। सभी वैल्यूज पता है मुझे बेटा। ठीक है, सब डाल दी। सोल्व करने पे हमें क्या मिलता है, रेडियस जो है दैट इज 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर। ये तो मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया जो उसने मुझसे पूछा था कि रेडियस निकालो। अब दूसरा है वेलोसिटी। ठीक है जी, अब वेलोसिटी कैसे निकालनी है वो देखो जरा। तो वेलोसिटी के लिए बेटा हमें पता है बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर बाई r, दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूला को अगर देखें तो r से r कैंसल, और जेड क्योंकि हाइड्रोजन एटम दिया गया है हमें, तो जेड की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी रिड्यूसिंग टू के ई स्क्वेयर बाई आर। यहां से v की अगर वैल्यू निकालें तो के ई स्क्वेयर बाई एम आर का रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई स्क्वेयर है, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ई बाहर आ जाएगा, बाकी सभी पैरामीटर एज इट इज रहेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ई रूट के अपॉन एम आर। सबकी वैल्यूज डाल दो, ई की भी पता होती है आपको और ये सभी पता होते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, वैल्यूज डाल दें तो v इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। रूट के अंदर क्या है, दैट इज के की वैल्यू होती है ये, और डिवीजन में m क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो मास है दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन नॉट फॉर प्रोटॉन, कंफ्यूज मत हो जाना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 51 इंटू रेडियस, वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। तो दिस इज ऑल। अब सब वैल्यूज हैं, इनको जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये दो ही पैरामीटर पूछे थे, एक रेडियस पूछी थी उसने ऑर्बिटल, और दूसरा पूछा था वेलोसिटी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, उसी में ही मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे यहाँ हम पढ़ते थे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हाइड्रोजन है तो जेड की जगह क्या रखा है, यहाँ पे 1 रखा, और सिंपल सीधा सीधा हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग अप वन मोर न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कहता है बेटा, यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ्स of its 4 spectral lines in the Lyman series of the hydrogen spectrum। अब लाइमन सीरीज है तो हमें पता है बेटा, लाइमन सीरीज में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स
आउटर स्टेशनरी ऑर्बिट से आएंगे, दे विल अल्टीमेटली कम टू द फर्स्ट ऑर्बिट। बस ये बात हमें पता होनी चाहिए, मतलब लाइमन सीरीज के लिए जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूला पे चलते हैं। हमें पता होता है कि रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ n1 क्या है, लोअर ऑर्बिट, और n2 क्या है, आउटर ऑर्बिट। अब n1 फिक्स है क्योंकि लाइमन सीरीज है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू n2 स्क्वेयर माइनस 1। क्लियर है। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे वेवलेंथ निकालनी है। तो अगर मैं इधर से रिवर्स करूंगा तो इधर से भी रिवर्स करूंगा, फाइनली क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू n2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r इंटू n2 स्क्वेयर माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूला आ गया, इसमें आप वैल्यूज डालते जाएं n2 की और आपको डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलती जाएंगी। क्लियर है बेटा, ये चीज ध्यान रखें। यहाँ पे r क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू रखेंगे। n2 जो लाइंस हमें चाहिए होंगी, जैसे उसने बोला कि 4 स्पेक्ट्रल लाइंस निकालें, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए देखो n2 क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट से आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सेकंड ऑर्बिट से आएगा बेटा वो, ठीक है। फिर अगर मेरे को सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है तो n2 की जगह क्या आएगा, 3। फिर थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए n2 की जगह क्या आएगा, 4। इस तरह से हम वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले के लिए, तो क्या है बेटा, लैम्डा 1 बोल रहा हूं मैं, वो निकाल रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, पुट n2 इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा 1 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बाई r, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 4 बाई 3 r। वैल्यू रखो r की, और r की वैल्यू क्या होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 1.097 इंटू 10 रेज टू पावर 7। ठीक है बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। ये वैल्यू रखो और इसको सोल्व कर दे, क्योंकि सारी चीजें ऐसा यूनिट में है, ठीक है। तो 4 भी पता है हमें, कांस्टेंट ऑलरेडी, 3 कांस्टेंट, r की वैल्यू रखो और सोल्व कर दे, और फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 1218 एंगस्ट्रॉम बेटा, दैट इज दिस। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। फिर अगर मैं n2 की जगह रखूंगा 3, तो क्या आएगा, लैम्डा 2 सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ आ जाएगी, और वो रखेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा इस फॉर्मूला में n2 की जगह क्या रखना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 9 माइनस 1 8, तो दैट इज 8r। सोल्व करने पे आंसर क्या आता है, दैट इज 1028 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से पुट n2 इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा 3, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ क्या आती है, दैट इज, यहाँ पे n2 की जगह 4 डाला तो 16, और ये 16 माइनस 1 15, तो 16 बाई 15r। सॉल्व करने पे आंसर क्या आता है, दैट इज 974.3 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए निकालेंगे, तो n2 को क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो लैम्डा 4 आ जाएगा आपके पास, दैट इज n2 की जगह 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ 25 माइनस 1, दैट इज 25, 24 इंटू r। वैल्यू डालने पे क्या आता है, दैट इज 951.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 वेवलेंथ आ गई। ठीक है बेटा, तो आपने इस तरह से करना है। तो अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे, क्या है बेटा, देखो जरा फोर्थ न्यूमेरिकल। देखो बेटा, फोर्थ न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कहते हैं, विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम की कौन सी स्टेट की रेडियस सेम होती है जितनी रेडियस हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में होती है। ठीक है जी। दूसरा क्या है, हमने फिर
कंपेयर करनी है इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी, मतलब हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की और बेरिलियम जो लिया ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम, उसकी जो भी स्टेट आएगी उस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी। ठीक है बेटा, तो उन दोनों स्टेट्स की हमें एनर्जी भी कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो ऑर्बिट निकालना है जिसमें ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम की एनर्जी सेम हो एज दैट ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो देखो उसके लिए क्या करना है, हमें बेटा पता होता है कि जो रेडियस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्योंकि स्टेट निकालनी तो रेडियस को ही कंपेयर करना पड़ेगा हमें। तो इसको अब हमें दो दो चीजें दे रखी है, एक तो ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम दे रखा है और दूसरा हाइड्रोजन दे रखा है। दोनों के लिए मैं जनरलाइज्ड करूं तो क्या होगा, R1 इज प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर बाई Z1, क्लियर है, और R2 इज प्रोपोर्शनल टू N2 स्क्वायर बाई Z2, क्लियर है बेटा? ये चीज याद रखनी है आपने। अब हमें क्या करना है, दोनों जो है वैल्यूज को अगर लूं मैं R1 और R2 को, दोनों का रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, और निकालना क्या है मुझे, फॉर बेरिलियम के लिए बेटा R2 इज प्रोपोर्शनल टू दिस, और हाइड्रोजन के लिए हम ये लेके चलेंगे R1 वाला। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो। अगर रेशियो लेते हैं तो क्या आता है देखो जरा, यहां लिखते हैं R1 बाई R2, प्रोपोर्शनल है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो R1 बाई R2 अगर लेंगे तो दैट विल बिकम N1 स्क्वायर बाई Z1 डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर बाई Z2। ये ऊपर जाएगा, रिवर्स होगा, तो क्या आ जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर Z2 बाई N2 स्क्वायर Z1। क्लियर है बेटा? इन सभी में अगर वैल्यूज डालें हम तो क्या आता है वो देखना है हमें। अब उसके लिए सबसे पहले हमें इस चीज पे फोकस करना है कि ये R1 बाई R2 किसके बराबर होगा। देखो उसने ये बोला है कि बेटा ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम की कौन सी स्टेट की रेडियस सेम होगी एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब दोनों की रेडियस क्या है, बराबर है, मतलब R1 बाई R2 का जो रेशियो होगा दैट इज कमिंग टू बी 1। ये जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब मैं इस चीज को अगर आगे लेके चलूं और सबकी वैल्यू डालूं तो बेटा जी क्या आता है, देखो N1, N1 क्या है, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट है बेटा उसका, तो 1 का स्क्वायर इंटू Z2, बेरिलियम है, बेरिलियम के लिए Z क्या है 4, N2 हमने निकालना है, इंटू Z1 क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, N स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और N की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, N2 बोल सकता हूं मैं, क्लियर है? तो मतलब ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम की सेकंड स्टेट की रेडियस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की एनर्जीज को कंपेयर करना है। अब उसके लिए देखो कैसे करना है, आगे कैसे चलेंगे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमें एनर्जीज को कंपेयर करना है बेटा। तो हमें पता है जो एनर्जी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर मैं -13.6 को जो कांस्टेंट है उसको हटा दूं तो प्रोपोर्शनल का साइन आ गया बेटा। ठीक है, तो अब मुझे दोनों की एनर्जीज को कंपेयर करना है, तो मेरे पास एक बेरिलियम है और एक क्या है, हाइड्रोजन। तो एनर्जी ऑफ बेरिलियम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो क्या होगा, पहले बेरिलियम के लिखें, बेरिलियम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर, क्योंकि बेरिलियम के लिए मैं N2 लिख रहा हूं बेटा। ठीक है जी, अब इसके डिवीजन में अगर लिखेंगे हाइड्रोजन वाला, ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो N1 फॉर हाइड्रोजन इंटू में Z फॉर हाइड्रोजन। लो जी, क्लियर? मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी एनर्जी की कंपेयर करने के लिए, अब इसमें वैल्यूज डाल दो बेटा। ठीक, अब बेरिलियम का
जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट 1। बेरिलियम की कौन सी ग्राउंड स्टेट आई है हमारे पास? ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम की, दैट इज 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो बेटा जी ये 4 आ गया सोल्व करने पे। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा मैं ये बोल सकता हूँ एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? ये चीज आई हमारे पास, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस न्यूमेरिकल्स विच आई टॉट हेयर इन दिस वीडियो। बेटा आप सभी इनको देखें ध्यान से, और ऑलमोस्ट हर तरह का न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। आई होप यू ऑल विल डू इट एट होम and try to understand these numericals. Take care, beta.